Hello, good evening, student. Today is very important class for मैट्रिक फाइनल एग्ज़ाम, बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन बोर्ड। देखिए, ये क्लास 10वीं का जो इस बार 2022 में जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे उसके लिए ये हिंदी का ग्रामर का क्वेश्चन है, यानी व्याकरण का। ये उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ज़रा ध्यान से देखें। सबसे पहला क्वेश्चन है, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए क, तो क ऐसा वर्ण है जिसको नहीं तोड़ सकते हैं। क में क्या सुनाई दे रहा है? क, और इसमें आपको अ भी सुनाई दे रहा होगा। तो क में कभी भी अ को हटाकर क नहीं बोल सकते हैं, इसलिए इसको वर्ण कहते हैं। तो आगे देखें, वर्ण का प्रयोग। तो वर्ण का प्रयोग कहाँ होता है? कहता वर्ण का प्रयोग ध्वनि चिन्ह या लिपि या दोनों के लिए होता है। इस प्रकार ये वर्ण भाषा के मौखिक तथा लिखित रूपों के प्रतीक है। चलिए, थोड़ा बड़ा सेगमेंट है, इसलिए थोड़ा फटाफट करते हैं और लास्ट में हम लोग MCQ टेस्ट भी लगाएंगे। कहता है कि अक्षर। अक्षर किसे कहते हैं? किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह को उच्चारित न्यूनतम इकाई को अक्षर कहते हैं। अक्षर का उच्चारण वायु के एक झटके के साथ होता है। अगर इसमें जैसे कि मान लीजिए कोई भी अक्षर है, तो इसमें जैसे कि रामायण है, तो एक झटके में बोलेंगे रामायण, ऐसा नहीं कि र अलग से बोलेंगे, म अलग से बोलेंगे तब जाके। उसी तरह से वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जितने भी वर्ण हैं उसको एक साथ समूह में रखेंगे तो वर्णमाला कहलाएंगे। 52 वर्णमाला है, याद रखेंगे। स्वर, जिसकी संख्या 11 है, स्वर वर्ण। जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। डिफिनेशन आप बढ़िया से याद कर लें, जो कि पूछ सकता है डिफिनेशन, या MCQ आगे चल के पूछा जाएगा। अब क्वेश्चन है, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ, हर्षई। और दीर्घ स्वर करें, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, ओ के बाद आ, हर्षई के बाद दुर्गई। चलिए नेक्स्ट है व्यंजन। कहता है जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती हो उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे क, क में अ जो है ये स्वर है और ये व्यंजन है, तो इसमें क जब भी बोलेंगे तो इसमें अ आएगा ही। बिना अ का सहायता के क नहीं बोल सकते हैं, ख नहीं बोल सकते हैं। उसी तरीके से व्यंजन गुच्छ है, जब दो या दो से अधिक व्यंजन एक साथ श्वास के साथ झटके से बोले जाते उसे व्यंजन गुच्छ कहते हैं, जैसे क्यारी, स्मरण। अंतस्थ व्यंजन, इसकी संख्या 4 है, याद रखें। योरो लोव, ठीक है। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ, तालु, दांत, ओंठ आपस में हल्का स्पर्श यानी सटता हो उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। सारे डिफिनेशन को लिख के याद कर लें। बलाघात, किसी शब्द के उच्चारण में किसी भी अक्षर पर जो बल दिया जाता है वह बलाघात कहलाता है, जैसे करण, कमल में क्रमशः क, जैसे करण, कमल, कमल में क, यहाँ पर म पर बल दिया जाता है। करण में क पर बल दिया जाता है और कमल में म पर बल दिया जाता है। तो ये हो गया ये सब जितने भी बलाघात है, अतः र म बलाघात है। कभी कभी पूरे शब्द पर भी बलाघात होता है। जैसे अल्प, अब देखेंगे नेक्स्ट डिफिनेशन, अल्प प्राण। जिन वर्ण के उच्चारण में थोड़ा श्रम यानी मेहनत लगता है जिससे हकार की ध्वनि नहीं निकलती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। जैसे प्रत्येक व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है, जैसे क, ख के बाद तीसरा ग, घ के बाद पांचवा अंग, ये सब अल्प प्राण है। महाप्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक परिश्रम लगता है जिससे हकार की ध्वनि निकलती है
उसे महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण जैसे ख और घ, ये महाप्राण का डिफिनेशन हो गया। घोष वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वतंत्र ध्वनियों में झंकार उत्पन्न होने से नाद उत्पन्न होता है उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ण का तीसरा और चौथा और पांचवा वर्ण तथा य र जैसे य र ल ह, ये सब जितने भी हैं घोष वर्ण हैं। आप लोग को अगर दिक्कत हो रही है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अघोष वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वतंत्र ध्वनियों में झंकृत नहीं होती है उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा वर्ण जैसे यहाँ पर देख सकते हैं तालम स, मूर्धन स, दंत स, ये अघोष वर्ण है। संयुक्त या संपृक्त ध्वनि, जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से मिल जाए तो उसे संयुक्त या संपृक्त ध्वनि कहते हैं। जैसे संभव, इसमें स और भ के बीच में म का मेल है। संगम, संगम किसे कहते हैं? किसी शब्द के उच्चारण में जो विराम आता है उसे संगम कहते हैं। जैसे मत जाना, शब्द में मत जाना के बीच में थोड़ा सा विराम चिन्ह है। चलिए उसी तरह से अनुतान देखते हैं। अनुतान भावों की वह शाब्दिक विभक्ति है जिसके कारण शब्द का अर्थ स्पष्ट हो जाता है, वह अनुतान कहलाता है। जैसे हमें तो करना ही होगा, इस तरह के जो वर्ड होंगे अनुतान कहलाएंगे। अब थोड़ा सा जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं कि किसका उच्चारण कहाँ से होता है। उच्चारण और वर्ण, जैसे कंठ से क्या क्या अ, आ, क, ख, घ, ह और विसर्ग वाला जितना भी चीज़ होगा ये कंठ से उच्चारण होगा इसका। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप तालु वाला ये जितने भी चीज़ हैं ये सब हर्षई, दुर्गई, च, छ, ये सब जितने भी आपको दिख रहा है ये सब तालम स, ये सब तालु से बोला जाता है। ये सब मूर्धा, री हर्षई वाला जो है ट, ठ, ड, ढ, र, मूर्धन स, ये सब मूर्धा से। दंत से लड़ी, त, थ, इसमें जीभ जो आपका दंत में सटेगा ये सब देखिएगा। नेक्स्ट है आगे देखिए ओष्ठ। ओष्ठ से क्या क्या होता है, यानी होठ से आपका यहाँ पर होगा। जैसे यहाँ अरसऊ, दुर्गऊ, प, फ, ब, भ, ये सब आएगा होठ से। आगे है आपका कंठ से, कंठ नासिका से यानी अंगा, मूर्धा नासिका से ज, ये सबको याद कर ले भाई, VVI है, पूछ सकता है कुछ भी एग्जाम में, इसलिए किसी को इग्नोर मत करें। दंत ओष्ठ से व, तालु नासिका से मूर्धन्त न, ओष्ठ नासिका से म, सब वन लाइनर है इसलिए स्क्रीनशॉट भी लिख सकते हैं। नासिका यानी न से अनुस्वार यानी नाक से इसमें जो भी बोला जाएगा उसमें नाक वाइब्रेट होगा। जैसे कंठ ओष्ठ से औ और औ, कंठ तालु से ए ऐ और ए ऐ। ये हो गया आपका जो भी था आपका, जिसे सबका डिफरेंस बता दिए आपको, तो सबका डिस्क्रिप्शन हम बता दिए डिटेल से। अब जो है क्लास 10th का हिंदी ग्रामर ऑनलाइन नहीं, हम लोग यहाँ पर जो भी टेस्ट है ऑफलाइन टेस्ट ही दे दीजिए, ऑनलाइन नहीं। ये जो भी आपका क्वेश्चन होगा इसका टेस्ट MCQ टेस्ट लगाइए, MCQ रहेगा 1 लाइन क्वेश्चन। याद रखिए वहाँ आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन में सिर्फ 50 क्वेश्चन ही बनाना है और वो वैसा ही क्वेश्चन बनाए जो आपको आएगा। चलिए पहला देखते हैं क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। क कंठ से, बोल के देख लीजिए क कहाँ से आवाज़ निकलता है, ऐसे इसका आंसर भी दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प का उच्चारण। प कहाँ से, देखिए प कहाँ क्या सट रहा है आपका, प से आपका होठ सट रहा होगा, ओठ। देखिए आंसर भी मिलाते जाइए, सी हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए घ का उच्चारण स्थान। घ का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ तालु घ, आपका क्या होगा तालु हो जाएगा, घ का उच्चारण स्थान तालु।
नेक्स्ट देखिए, ख का उच्चारण स्थान, ख आखिर कहाँ से बोला जाता है? तो ये आपका डी यानी कंठ से। इसी तरीके से भाषा किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है? लेखों का, कहानी का, विचारों का की रचना का? तो ये विचारों का अभिव्यक्ति करती है भाषा। नेक्स्ट, व्याकरण वह ज्ञान है जो त्रुटियों पर ध्यान नहीं देता, मानकताओं के आधार पर भाषा प्रदान करता है, नियमों के आधार पर करता है कि आवश्यक नहीं है। तो ये मानकताओं के आधार पर भाषा प्रदान करता है। व्याकरण वह ज्ञान है जो मानकताओं के आधार पर भाषा प्रदान करता है। 6 का बी होगा। घ का उच्चारण स्थान क्या है? फिर से क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, घ का उच्चारण स्थान, तो ये हो जाएगा कंठ से। नेक्स्ट देखिए, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से है, यहाँ देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में महाप्रायण अघोष वर्ण क्या है? महाप्रायण अघोष वर्ण क्या है? च, छ, घ, झ, ये बी हो जाएगा, यानी महाप्रायण अघोष वर्ण आपका छ हो जाएगा। दुर्गऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है कि दंत है कि तालु है कि मूर्धा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओष्ठ। दुर्गऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, निम्नांकित में महाप्राण अघोष वर्ण कौन है? ख, छ, ठ, भ, इसका हो जाएगा आंसर भ। यहाँ देख सकते हैं डी में लिखा हुआ है कि महाघोष वर्ण कौन है? तो महाघोष वर्ण आपको डिफरेंशिएशन याद होगा, ये भ होगा। किसी वर्ण का उच्चारण कंठ और तालु के सहयोग से होता है तो वो क्या होता है? म, ख, ए, च, तो ये ए हो जाएगा। इसी तरीके से नीचे दिया गया है, सबका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और बढ़िया से देख लें किसका आंसर क्या होगा। अनुस्वार का उच्चारण स्थान पूछा गया है, तो अनुस्वार कहाँ से बोला जाता है? तो ऑप्शन देखिए, नासिका से। तो इसी तरीके से आप जितने भी हैं सबका एक एक करके स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद उसको लिख के याद कर लें। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।